बना के हेडिंग डाल दो रेडिएशन। तो रेडिएशन में ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं कि भाई इसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसमें लिख दो फटाफट, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, heat transfer takes place, heat transfer takes place through electromagnetic waves, electromagnetic waves, शॉर्ट में लिखते हैं अपन लोग EM waves थ्रू स्पेस। ठीक है, अब यहां पर इसको मेजर करने के लिए भी लॉ बनाया गया, जैसे वहां पे आपका फोरियर लॉ था, सेकंड में न्यूटन्स लॉ था, ऐसे ही यहां पर बनाया गया है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने मिलकर ये लॉ बनाया, तो इसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, इसमें क्या बोला इन्होंने कि जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है ये, ठीक है, इस बॉडी का लेट से सरफेस टेम्परेचर है वो T1 है। ठीक है, और T1 इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन में, और इसका सरफेस एरिया A है। ठीक है, और आसपास का जो सराउंडिंग है उसका मान लीजिए टेम्परेचर कुछ T0 है या T इन्फिनिटी है, इस तरीके से दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इस बॉडी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर तरफ निकलेगी वो किस तरीके से टोटल हीट को मेजर करने के लिए यूज की जाएगी। तो इस तरीके से हीट जो है वो रेडिएशन के थ्रू इससे बाहर निकलेगी। तो कितना हीट इससे निकलती है, तो उसके लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन ने प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि द रेडिएशन एनर्जी emitted by a body is proportional to the fourth power of its absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो पिछले दोनों केस में टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, केल्विन में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको केल्विन में ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, चाहो तो पूरा लिख दो इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, एज, तो ये जो Q होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू T1 का पावर 4। ठीक है, T1 का पावर 4, साथ में ये प्रोपोर्शनल होगा इसके सरफेस एरिया के, तो दोनों को कंबाइंडली यहाँ पे लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू T1 पावर 4। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है होता है सिग्मा, सिग्मा कहलाता है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ये कहलाएगा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यूनिट यहाँ अभी किस में होगी, वॉट में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो वेयर T1 इज इन केल्विन,
केल्विन एंड सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है जी। दैट्स इट। ओके, तो दिस इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आगे जब हम रेडिएशन वाला चैप्टर जो है वो डिटेल में जब पढ़ेंगे तब वहाँ कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। उसमें से कुछ पॉइंट एक दो यहीं पे नोट कर देते हैं जो कि बेसिक हैं, आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी यहाँ रियल बॉडी भी हो सकती है या आइडियल बॉडी भी हो सकती है। आइडियल जब बॉडी मानते हैं तब इसे आइडियल ब्लैक बॉडी माना जाता है। ब्लैक बॉडी इज अ आइडियल कंसेप्ट। रियलिटी में कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मीनिंग क्या होता है कि उसका एमिसिविटी जो होता है वो 1 होता है। उस पर जितना इंसिडेंट रेडिएशन आएगा वो पूरे को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और फिर पूरे को एमिट भी कर देता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो यहां पर एक दो पॉइंट हैं वो नोट करो जरा। पहला पॉइंट लिखो, द नेट हीट एक्सचेंज between two black bodies और ब्लैक बॉडी के क्या बताया मैंने, एमिसिविटी 1 होता है, ठीक है, एट टेम्परेचर T1 एंड T2। मान लेते हैं कि एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T1 है और दूसरे का T2 है, वेयर T1 इज मोर देन T2। मतलब अगर दो ब्लैक बॉडी ले ली जाए जिसमें एक का टेम्परेचर T1 एक का T2 हो तो उनके बीच में नेट हीट एक्सचेंज कितना होगा? नेट हीट एक्सचेंज, तो जाहिर सी बात है नेट, देखो आएगा हीट लो टेम्परेचर वाले से हाई टेम्परेचर पर भी और हाई टेम्परेचर वाले का लो टेम्परेचर पर, और हाई टेम्परेचर पर Q ज़्यादा होगा। तो पहले हाई टेम्परेचर वाले ने मान लो इसको 100 दिया, लो टेम्परेचर वाले ने मान लो इसको 20 दिया, तो नेट हीट एक्सचेंज कितना होगा? 100 माइनस 20 80। 80 कौन देगा? हाई टेम्परेचर वाला लो टेम्परेचर वाले को, ठीक है। तो सिंपल सी हम पहले दो बॉडी अज्यूम कर लेते हैं, है ना, सिंपल प्लेट के फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं। मान लो दो ब्लैक बॉडी इस तरीके से है ना, दो सिंपल प्लेट है एक दूसरे के सामने रखी हुई है। मान लेते हैं कि पहली प्लेट का टेम्परेचर है T1 और इसका सरफेस एरिया है A1, दूसरे का टेम्परेचर है T2, सरफेस एरिया है A2, ठीक है, और T1 ग्रेटर देन T2 माना हुआ है। तो नेट हीट एक्सचेंज जो होगा, देखो हीट 1 से 2 पे जाएगा और 2 से 1 पे भी आएगा, बट नेट हीट एक्सचेंज की अगर बात करें तो वो 1 से 2 पे ही जाएगा अगर हमारा T1 टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इतने सारे एरो बनाने के बजाय हम फाइनली एक डायरेक्शन में ही एरो बना देंगे इस तरीके से, 1 से 2 की तरफ रेडिएशन नेट हीट क्यों जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसमें इसको बोला जाएगा द नेट हीट रेडिएशन फ्रॉम 1 टुवर्ड्स 2, है ना, पहली बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। ये होगा सिग्मा, ए की जगह लिया जाएगा A1 क्योंकि हम फर्स्ट बॉडी की बात कर रहे हैं, और उसका टेम्परेचर है T1 हायर, तो T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। इतना नेट हीट एक्सचेंज होगा इन दो ब्लैक बॉडीज के बीच में। बात समझ आई, ठीक है। और नेट किधर जाएगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ bodies are
रियल और ग्रे बॉडीज। रियल को और क्या बोलते हैं, ग्रे बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रे बॉडीज के लिए जो एमिसिविटी होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना, पूरा पूरा 1 नहीं होता है। तो इस केस में क्या होगा कि 1 से 2 जो हमारा सिग्मा A1 T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4 इतना नेट हीट जा रहा था 1 से 2 पर, उसमें मल्टीप्लाई इमिसिविटी का हो जाएगा। और इमिसिविटी किसकी ली जाएगी, यहाँ बॉडी 1 की ली जाएगी, क्योंकि हम नेट हीट ले रहे हैं जो बॉडी 1 से 2 की तरफ जा रही है, ठीक है। और एमिसिविटी ये 1 से कम होगी तो पहले वाले से इसकी वैल्यू कम होगी, मतलब ग्रे बॉडीज में नेट हीट एक्सचेंज ब्लैक बॉडी वाले नेट हीट एक्सचेंज से कम होगा, ठीक है। अगली बात, इफ व्यू फैक्टर ठीक है, F12 is also considered, रेडिएशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन तब उस केस में क्या होगा, Q12 इसमें जो पहली बॉडी से ग्रे बॉडी से इतना हीट ट्रांसफर हो रहा था नेट सेकेंड बॉडी पर, उसमें शेप फैक्टर भी लग जाएगा 1 का 2 के रेस्पेक्ट में। अब शेप फैक्टर क्या होता है, ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो फिलहाल ये दोनों प्लेट आमने सामने इस तरीके से रखी हुई है, तो इस सरफेस से जितना हीट इंसिडेंट हीट जितना निकल रहा होगा वो पूरा का पूरा सेकेंड बॉडी पे फॉल करेगा, सेकेंड प्लेट पे। लेकिन अगर सेकेंड प्लेट का एंगल हम चेंज करते जाएं इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से और ऐसे कर दें, तो वो जो भी हीट आएगा वो उससे ऊपर से बाहर चला जाएगा, उस पर फॉल नहीं करेगा। तो उसके एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है ना, ये सेकेंड बॉडी का एंगल अगर हम डिफरेंट करते जाएं, चेंज करते जाएं, तो ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन, इनकी शेप कैसी है, फिलहाल मैंने सिंपल प्लेट बना दी, ये स्फेरिकल भी हो सकती है एक बॉडी, या दोनों सिलेंड्रिकल हो सकती हैं, एक सिलेंड्रिकल हो एक स्फेरिकल हो। तो ये जो कुछ स्टैंडर्ड केस हैं वो हम लोग रेडिएशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझ लें कि ये जो हीट ट्रांसफर था ये और डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये जो व्यू फैक्टर होता है एफ, इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। यहाँ शेप फैक्टर जो है ये व्यू फैक्टर या शेप फैक्टर बोलते हैं इसको, ये भी 1 से कम होता है, ठीक है। तो दिस इज दी, ये अगर तीनों अभी आपको नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं, रेडिएशन वाले चैप्टर में डिटेल में समझ आ जाएंगे। फिलहाल के लिए फर्स्ट चैप्टर के लिहाज से आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, सिग्मा A T1 पावर 4, ठीक है। तो ये हो गए अपने तीनों के तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड दी कंडक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक।